हम सब टेक्नोलॉजी को एक सीधी सड़क की तरह देखते हैं। एक आइडिया आता है, उस पे काम होता है और एक प्रोडक्ट बाजार में आ जाता है। सिंपल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक गोल चक्कर है। एक ऐसा चक्कर जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा दिमाग कोई नई चीज सीखता है, गलतियां करके, सीख कर और फिर बेहतर बनकर। आज हमारे पास शिव नारायण का तक्षशिला टेक्नोलॉजी मॉडल है, जो इनोवेशन की पूरी कहानी को 7 दिलचस्प चरणों में बताता है। ये मॉडल लर्नोग्राफी के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब सीखने और सिखाने की जो कला है उस पर। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो दुनिया पर छा जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये मॉडल इसलिए खास है क्योंकि ये इनोवेशन को किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक इंसान की सीखने की प्रक्रिया की तरह देखता है। पारंपरिक लीनियर या अजाइल मॉडल हमें बताते हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है, पर ये मॉडल इस सवाल पर जोर देता है कि टेक्नोलॉजी को विकसित करने के दौरान सीखा कैसे गया और उस सीख को वापस प्रक्रिया में कैसे इस्तेमाल किया गया। ये एक लगातार चलने वाला संवाद है। ठीक है, तो इस सीखने के सफर का पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू होती है कहानी? कहानी शुरू होती है परिभाषा चरण से, यानी डेफिनेशन फेज। स्रोत में इसे टेक्नोलॉजी का जन्म स्थान कहा गया है। ये वो कमरा है जहां हर तरफ व्हाइट बोर्ड लगे हैं और लोग घंटों तक बहस कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ आइडियाज नहीं आते, बल्कि ये तय होता है कि हम असल में कौन सी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च होती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और एक बहुत ही साफ लक्ष्य तय किया जाता है। ये किसी भी मजबूत इमारत की नींव की तरह है। अगर नींव ही कच्ची रह गई तो आगे चलकर पूरी इमारत ढह जाएगी। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक कूल आइडिया से कहीं ज्यादा है। ये उस आइडिया के क्यों, किसके लिए और क्या को बहुत गहराई से समझने का चरण है। एकदम सही। और इसी नींव के ऊपर खड़ा होता है दूसरा चरण, स्ट्रक्चर फेज। अब उन बिखरे हुए विचारों को, उस रिसर्च को एक ढांचा देने का वक्त है। अगर पहला चरण नींव थी, तो ये इमारत का स्टील का ढांचा है, उसका कंकाल। यहाँ टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर तय होता है। यहीं पर ये फैसले लिए जाते हैं कि कौन से हिस्से कैसे जुड़ेंगे, डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर ये ढांचा कमजोर हुआ तो टेक्नोलॉजी भले ही शुरुआत में चल जाए, पर जैसे ही उस पर लोड बढ़ेगा वो बिखर जाएगी। जैसे कोई वेबसाइट जो थोड़ी सी ट्रैफिक आती ही क्रैश हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही ढांचा तय करता है कि टेक्नोलॉजी भविष्य में कितनी स्केलेबल और अनुकूलनीय होगी। कई कंपनियां जल्दी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में इस चरण को गंभीरता से नहीं लेती और बाद में उन्हें पूरा सिस्टम दोबारा बनाना पड़ता है, जिसमें अरबों का खर्च जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आइडिया की नींव भी है और उसका ढांचा भी खड़ा हो गया है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ कागज पर है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। अब इसे असली दुनिया की कसौटी पर कसने का वक्त आ गया है, जो हमें तीसरे चरण में ले जाता है। हाँ, और वो है संज्ञानात्मक चरण, कॉग्निटिव फेस। ये वो फिल्टर है जहाँ कह सकती हूँ 90% आइडियाज दम तोड़ देते हैं। यहाँ दिमागी कसरत शुरू होती है। ये वो स्टेज है जहाँ बड़े बड़े सपनों को जमीन पर उतारा जाता है। सोचा तो ये भी जा सकता है कि हम उड़ने वाली कार बना लें, पर क्या वो असल में मुमकिन और सेफ है? यहाँ इसी का हिसाब किताब होता है। तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। यहाँ पे मौजूदा ज्ञान, वैज्ञानिक तथ्य और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके परखा जाता है कि ये आइडिया व्यावहारिक है या नहीं, इसमें कितना जोखिम है, क्या गलत हो सकता है, सफलता की कितनी संभावना है। इनोवेशन के जोश में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि क्या ये असल में बन भी सकता है, या क्या कोई इसे खरीदेगा भी। एग्जैक्टली। ये चरण महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद के बीच एक पुल बनाता है, ताकि विचार सिर्फ कल्पना बनकर न रह जाएं। तो अब तक हमने प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग और एनालिसिस पर फोकस किया है, लेकिन इनोवेशन सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, कुछ बनाना भी पड़ता है। तो वो कौन सा चरण है जहां आइडियाज असल में हाथ पैर लेना शुरू करते हैं? अब आता है वो चरण जिसका सबको इंतजार रहता है, इनोवेटिव चरण, इनोवेटिव फेज। स्रोत इसे तकनीकी प्रगति का दिल कहता है। ये वो गैराज है जहां स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक पहला एप्पल कंप्यूटर बना रहे थे। यहाँ रचनात्मकता अपने चरम पर होती है, लोग जोखिम लेते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। यहाँ नियमों को तोड़ा जाता है और लीक से हटकर सोचा जाता है। स्रोत में यहाँ पर मोटर साइंस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? मोटर साइंस का मतलब है करके सीखना या
कह सकते हैं हाथों से सोचना। ये वो ज्ञान है जो आपको किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि असल में कुछ बनाने, तोड़ने और फिर से जोड़ने से मिलता है। जैसे एक मैकेनिक इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि गड़बड़ कहाँ है, उसे यह ज्ञान किसी किताब से नहीं मिला, बल्कि सालों तक इंजनों के साथ काम करने से मिला है। बिल्कुल। इसी तरह इस चरण में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि प्रोटोटाइप बनाकर और उन्हें टेस्ट करके सीखते हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो यहाँ पर वो यूरेका वाले पल आते हैं, लेकिन एक बार कुछ नया बना लेने के बाद काम खत्म तो नहीं हो जाता होगा? वो अक्सर कच्चा और अधूरा होता है। सही कहा। और इसीलिए हम 5वें चरण में आते हैं, जो है स्वरूपण चरण, फॉर्मेटिंग फेज। अगर चौथा चरण एक कलाकार के कैनवस पर पहला स्ट्रोक था, तो ये चरण उस पेंटिंग को पूरा करने, उसे निखारने और फ्रेम करने जैसा है। अब ध्यान उत्कृष्टता पर होता है। यहाँ इनोवेशन को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने से आपका क्या मतलब है? क्या यहाँ पर डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस जैसी चीजें आती हैं? बिल्कुल। यहाँ पर विस्तृत डिजाइनिंग होती है, असली यूजर्स के साथ टेस्टिंग की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोडक्ट न सिर्फ काम करे, बल्कि उसे इस्तेमाल करना एक सुखद अनुभव हो। मुझे एक महान डिजाइनर की बात याद आती है, उत्कृष्टता तब हासिल नहीं होती जब जोड़ने के लिए कुछ न बचे, बल्कि तब होती है जब हटाने के लिए कुछ न बचे। स्वरूपण चरण बिल्कुल यही करता है, अनावश्यक चीजों को हटाकर उसे सरल और प्रभावी बनाता है। स्रोत में एक और दिलचस्प शब्द है, तक्षशिला ट्रांसफॉर्मर। ये कौन लोग हैं? तक्षशिला ट्रांसफॉर्मर्स उस उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम को कहा गया है जो इस पॉलिशिंग का काम करती है। ये वो लोग हैं जो अपनी विशेषज्ञता और सटीकता से एक कच्चे प्रोटोटाइप को एक विश्व स्तरीय उत्पाद में बदल देते हैं। ये वो लोग हैं जो क्वालिटी, उपयोगिता और बाजार की तैयारी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोडक्ट तैयार है, पॉलिश हो चुका है और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। अब असली परीक्षा का समय है। हाँ, और यहीं तक्षशिला चरण शुरू होता है, टैक्शिला फेज। ये एक संयुक्त चरण है जिसमें 3 हिस्से हैं, परिचालन, प्रतिक्रिया और नियमित अपडेटिंग। अब टेक्नोलॉजी असली यूजर्स के हाथ में है और बाजार की, कह सकते हैं, क्रूर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। यहाँ कोई थ्योरी काम नहीं आती, सिर्फ प्रदर्शन मायने रखता है। यहाँ साइक्लोजॉइड डायनामिक्स की बात की गई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये अजाइल मेथोडोलॉजी का ही दूसरा नाम नहीं है? उसमें भी तो लगातार फीडबैक और सुधार का चक्र होता है। इस मॉडल में क्या अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सतही तौर पर ये अजाइल जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक गहरा दर्शन छिपा है। अजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया है। साइक्लोजॉइड डायनामिक्स लॉनोग्राफी के सिद्धांत से जुड़ा है। ये सिर्फ प्रक्रिया के बारे में नहीं है, ये सीखने के बारे में है। यहाँ गलतियों को प्रोजेक्ट की कमी के तौर पर नहीं, बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखा जाता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर बनाने का चक्र नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली पूरी टीम के ज्ञान को लगातार बढ़ाने का चक्र है। फीडबैक सिर्फ कोड को नहीं, बल्कि टीम की समझ को भी अपडेट करता है। समझ गया। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट का इटरेशन नहीं है, बल्कि ज्ञान का इटरेशन है। फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट और उसे बनाने वाले दोनों सीखते और विकसित होते हैं। बिल्कुल। और यही निरंतर सीखने की प्रक्रिया हमें आखिरी और सबसे रहस्यमयी चरण की ओर ले जाती है, और वो है सहज चरण, इंट्यूटिव फेज। ये नाम सुनकर ही एक अलग सी उत्सुकता होती है। इसका क्या मतलब है? सहज चरण वो स्थिति है जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई हो और हमारे जीवन में इतनी घुल-मिल गई हो कि हमें उसके होने का एहसास ही ना हो। वो हमारे शरीर या दिमाग का एक हिस्सा बन जाती है। सोचिए, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो क्या आप सर्च इंजन के बारे में सोचते हैं? नहीं, आप बस अपना सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं, तो क्या आप गियर या क्लच के बारे में सोचते हैं? नहीं, बस चलाते हैं। टेक्नोलॉजी अदृश्य हो जाती है और सिर्फ काम रह जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी का असली मकसद हमें एक ऐसा टूल देना नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करें, बल्कि हमारी आदत ही बदल देना है। यही इसका शिखर है। और इस चरण में 2 बहुत ही अनोखी अवधारणाएं सामने आती हैं, अचेतन ज्ञान हस्तांतरण और डार्क नॉलेज। ना सीखा तो आप हर चीज, स्टीयरिंग, गियर, क्लच, ब्रेक के बारे में सचेत होकर सोच रही थीं। नहीं, मैं तो सोच रहा था। हाँ, आप सोच रहे थे। ये आपका सचेत ज्ञान था। लेकिन सालों तक गाड़ी चलाने के बाद ये सब अपने आप होता है।
ट्रैफिक देखकर ब्रेक कब लगाना है, मोड़ पर गाड़ी कितनी घुमानी है, ये फैसले आपका दिमाग मिलीसेकंड में बिना आपके सोचे ले लेता है। ये जो अपने आप वाला ज्ञान है, जो अभ्यास से आपके अचेतन मन में बस गया है, वही डार्क नॉलेज है। सहज चरण में टेक्नोलॉजी इसी डार्क नॉलेज का हिस्सा बन जाती है। वाह। और स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, ब्रेन पेज मॉड्यूल प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में? ब्रेन पेज मॉड्यूल प्रोसेसिंग एक अवधारणा है जो बताती है कि हमारा दिमाग कैसे जानकारी को छोटे छोटे मॉड्यूल में प्रोसेस करता है। जब कोई टेक्नोलॉजी सहज हो जाती है तो वो हमारे दिमाग के इन मॉड्यूल्स के साथ सीधे जुड़ जाती है। उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें अलग से सोचना नहीं पड़ता। वो हमारे दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक ऐप बन जाती है। यही वो चीज़ है जो किसी टेक्नोलॉजी को वैश्विक प्रभुत्व दिलाती है, जब लोग उसे इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और बस उसके साथ जीने लगते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे मॉडल को देखें तो ये पारंपरिक मॉडलों से इतना अलग और बेहतर क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये लीनियर नहीं बल्कि चक्रीय है। 7वें चरण से मिली सीख यानी यूजर्स के सहज व्यवहार से मिली जानकारी वापस पहले चरण यानी परिभाषा चरण को उससे बेहतर बनाने में मदद करती है। ये कभी न खत्म होने वाला सुधार का लूप है। दूसरा, ये मॉडल टेक्नोलॉजी के विकास को इंसानी दिमाग की प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है, जो इससे ज्यादा स्वाभाविक बनाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये सिर्फ एक काम करने वाली टेक्नोलॉजी बनाने का तरीका नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का खाका है जो समय के साथ खुद को ढाल सके, इंसानी व्यवहार के साथ एकीकृत हो और लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहे। ये इनोवेशन को एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि सीखने, परीक्षण करने, अभ्यास करने और महारत हासिल करने की एक मानवीय यात्रा के रूप में देखता है। ये मॉडल सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, लेकिन क्या ये हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है? क्या एक छोटा सा ऐप बनाने वाली कंपनी भी इन 7 भारी भरकम चरणों से गुजर सकती है, या इसे बड़ी वैश्विक टेक्नोलॉजी के लिए है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। जाहिर है, एक छोटी ऐप कंपनी इन चरणों पर उतना समय या संसाधन नहीं लगा सकती जितना गूगल या एप्पल लगाते हैं। लेकिन इस मॉडल की खूबसूरती इसके सिद्धांतों में है, प्रक्रियाओं में नहीं। एक छोटा डेवलपर भी अपने ऐप के लिए एक स्पष्ट परिभाषा तय कर सकता है, एक मजबूत संरचना के बारे में सोच सकता है और यूजर फीडबैक के तक्षशिला चक्र को अपना सकता है। मतलब पैमाने छोटे हो सकते हैं, पर सीखने का चक्र वही रहता है। असल में कई स्टार्टअप्स इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो सीधे अभिनव चरण पर कूद जाते हैं और पहले 3 चरणों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमने आज इनोवेशन के 7 चरणों का सफर तय किया। परिभाषा, जहां विचार जन्म लेता है; संरचना, जहां उसे ढांचा मिलता है; संज्ञानात्मक, जहां उसकी जमीनी हकीकत परखी जाती है; अभिनव, जहां रचनात्मकता को पंख लगते हैं; स्वरूपण, जहां उसे तराशकर बेहतरीन बनाया जाता है; तक्षशिला, जहां बाजार उसे परखता है और सुधारता है; और आखिर में सहज, जहां वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। ये एक विचार की चिंगारी से हमारी आदत बन जाने तक की एक अविश्वसनीय यात्रा है। बिल्कुल। ये मॉडल हमें दिखाता है कि सच्चा नवाचार कोई एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये लर्नोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है। ये हमें बताता है कि कैसे एक विचार को धीरे धीरे तराशा जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है और अंत में उसे इतना सहज बना दिया जाता है कि वह हमारी चेतना का ही एक हिस्सा लगने लगे। यह इंसानों और टेक्नोलॉजी के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का एक नया दर्शन है। तो आखिर में एक विचार मन में आता है। स्रोत में डार्क नॉलेज का जिक्र है, यानी हमारी सचेत जागरूकता से परे की समझ, जो टेक्नोलॉजी के सहज बनने की कुंजी है। जरा सोचिए, अगला बड़ा वैश्विक इनोवेशन जो हमारी दुनिया को बदल देगा, वो शायद इस समय किसी मशीन या लैब में नहीं, बल्कि हमारे और आपके अचेतन मन के किसी डार्क नॉलेज वाले कोने में पनप रहा होगा। बस इस इंतजार में कि कोई टेक्नोलॉजी उसे बाहर निकाल सके।